अक्सर हमारे दिमाग में ऐसे बेतुके से सवाल जरूर आते हैं कि जब किसी कंट्री की इकोनॉमी गिर रही है या जब कोई कंट्री गरीब हो रही है, तो क्यों ना वो कंट्री ज्यादा से ज्यादा करेंसी प्रिंट कर ले। ज्यादा करेंसी प्रिंट करके कंट्री अपने आप को गरीबी से निकाल सकती है। लेकिन जब हमें धीरे धीरे नॉलेज होती गई तो हमें ये मालूम हो गया कि किसी कंट्री की इकोनॉमी को एसेस करने का एक प्रॉपर सिस्टम होता है। कंट्री की जीडीपी होती है, कंट्री की पर कैपिटा इनकम को भी एनालाइज किया जाता है। ना जाने कितनी पॉलिसीज को बनाया जाता है और ना जाने कितनी पॉलिसीज रिफॉर्म होती हैं। देखा जाए तो हर कंट्री की इकोनॉमी की एक इंटरनल स्पीड होती है, और ये इंटरनल स्पीड रियल प्रोडक्टिव रिसोर्सेस जैसे कि फैक्ट्रीज, मशीन्स, वर्कर्स, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ लैंड की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। अगर कोई इकोनॉमी फास्ट स्पीड से चल रही है और उस पर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंडिंग कर दे, तो उस स्पेंडिंग की वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई और बढ़ जाती है। वैसे इन चीजों की एक लिमिट होती है, लेकिन ये लिमिट और इसमें आने वाली डेफिसिट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होती है। हमें ये लगने लगता है कि कंट्री की खराब इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, और इस मिथ को हम सच्चाई मान लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कुकू एफएम पर। मैं हूं आरजे अभिनीत, और आज हम जिस बुक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द डेफिसिट मिथ, मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी एंड द बर्थ ऑफ पीपल्स इकोनॉमी, और इसकी ऑथर हैं स्टेफनी कल्टन। हमें ये लगता है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, और हमारी गवर्नमेंट जो भी बजट बना रही है उससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, और ना ही हमारे कुछ इश्यूज ही सॉल्व हो रहे हैं। हालांकि हमारी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च करती है, और जितना हमारी गवर्नमेंट कंट्री की इकोनॉमी के लिए खर्च करती है, उतना अगर हम खर्च करने लगे तो हम थोड़े ही दिन में बैंकरप्ट हो जाएंगे। हालांकि जब आप पॉलिटिशियंस की बात सुनेंगे तो आपको वो पॉलिटिशियंस इकोनॉमी के खराब होने की वजह किसी न किसी चीज की डेफिसिट यानी कि कमी को बताएंगे। जब आप इस बुक समरी को सुनेंगे तो आपको मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी यानी एमएमटी के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से हम इस डेफिसिट को समझें और इस डेफिसिट को किस तरह से इकोनॉमी से रिलेट करें। इसके अलावा आपको ये भी मालूम होगा कि कौन कौन से डेफिसिट मिथ हैं जिन्हें हम अभी तक रियलिटी मानकर ही चल रहे थे। अक्सर पॉलिटिशियंस हमें डराने के लिए ये बातें बताते हैं कि हमारी कंट्री डेट में जा रही है और इस डेट को रिकवर करने के लिए टैक्स बढ़ाया जाएगा, और हम भी डर जाते हैं और पॉलिटिशियंस की बात पर एग्री कर जाते हैं। लेकिन आज आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से पॉलिटिशियंस डेट का डर दिखाकर हमें मैनिपुलेट करते हैं। क्या आपको ये मालूम है कि महंगाई जानबूझकर क्रिएट की जाती है? क्या आपको ये मालूम है कि गवर्नमेंट हमारी तरह बजट नहीं बनाती है, बल्कि गवर्नमेंट सिर्फ करेंसी इश्यू करती है? क्या आपको ये मालूम है कि जब गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट झेलती है तो हमारी सेविंग होती है, और जब गवर्नमेंट की सेविंग होती है तो हम डेफिसिट में आ जाते हैं? इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए आपको आज की ये बुक समरी पूरी सुननी होगी। तो चलिए इस डिस्कशन को हम आगे के एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, ऑथर स्टेफनी कल्टन की लिखी किताब द डेफिसिट मिथ, मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी एंड द बर्थ ऑफ पीपल्स इकोनॉमी, और मैं हूं आरजे अभिनीत। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। महीने भर काम करने के बाद आपको पहली तारीख को सैलरी मिलती है, और फिर सैलरी मिलने के बाद आप अपने घर का बजट बनाते हैं। आप अपने बजट में ये डिसाइड करते हैं कि आपको राशन में किन किन चीजों की जरूरत है। आप अपने बजट में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स भी इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा आप बजट में मिसलेनियस एक्सपेंसेस को भी रखते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि मिसलेनियस चीजों पर आपको कितना अमाउंट स्पेंड करना है। यानी हर महीने सैलरी मिलने के बाद आप अपने घर का ओवरऑल बजट बनाते हैं और उसी बजट पर चलने की कोशिश भी करते हैं। और साथ ही साथ आपकी ये भी कोशिश रहती है कि अपने बनाए हुए बजट के साथ आप स्टिक करें। ऑथर कहती हैं कि हम अक्सर दूसरों को देखते हैं, और जब हम उनका फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि काश हमारा भी फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा ही होता। अगर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है तो उसका मतलब यही है कि उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी थी, और उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए जो भी बजट बनाया वो अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ध्यान में ही रखकर बनाया होगा। हम सबका बजट एक दूसरे से अलग होता है, और हम जब भी अपना बजट बनाते हैं तो अपनी मंथली इनकम और अपने मंथली एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। हमें अक्सर यही बताया जाता है कि हमें अपने एक्सपेंसेस उसी हिसाब से करने चाहिए जितनी हमारी इनकम अलाउ करे।
और अगर हम इससे ज्यादा स्पेंड करेंगे तो हमारा बजट गड़बड़ हो जाएगा। हमें ये भी समझाया जाता है कि हमें अपने लिए सेविंग भी करनी चाहिए और ज्यादा उधार या लोन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोन लेने से हम बैंकरप्ट हो सकते हैं या फिर हमें अपना लोन फोरक्लोजर करवाना पड़ सकता है। हमें ये सब बातें इसलिए भी बताई जाती हैं क्योंकि हमारे आसपास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर लोग अमीर से गरीब हुए, और ऐसी कई कंपनियां हैं जो अपने लोन को ना चुका पाने की वजह से बैंकरप्ट हो गईं। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े शहर और देश भी बैंकरप्ट हो चुके हैं। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि अगर वो अपने एक्सपेंसेस को प्रॉपर तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे तो एक दिन उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगी। और बात जब कंट्री की आती है तो लोगों का ऐसा भी मानना है कि गवर्नमेंट का बजट और उनका बजट दोनों एक ही जैसे होते हैं। जैसे एक आदमी अपना बजट बनाता है, ठीक उसी तरह एक गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है। गवर्नमेंट ये देखती होगी कि उसकी कितनी इनकम है और उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, लेकिन रियलिटी में गवर्नमेंट के बजट में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता है। और इस चीज को हम मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी से समझ सकते हैं। हमारी जो करेंसी है यानी रुपया, ये इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू आती है और लीगली ये किसी और सोर्स के थ्रू हमें नहीं मिल सकती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई के पास ही ये अथॉरिटी होती है कि वो कॉइन और करेंसी को पब्लिश करें। यानी मार्केट में जो भी कॉइन्स और 10, 20, 50, 100 या 500 के जितने भी नोट्स आप देखते हैं, उन्हें प्रिंट करने का हक सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई को है। और जब आप ये चीज समझने लग जाते हैं तो आप कई सारे मिथ्स को भी समझने लग जाते हैं। हालांकि हो सकता है कि आपने इस बात को ज्यादा सोचा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आपको मालूम ही थी कि करेंसी गवर्नमेंट ही पब्लिश कर सकती है। आप खुद सोचिए, क्या आप खुद इंडियन रुपीस बना सकते हैं? नहीं ना। हालांकि आप इसे इलीगली कर सकते हैं, लेकिन लीगली आप इसे करने की सोच भी नहीं सकते हैं। ऑथर की माने तो किसी कंट्री की गवर्नमेंट ही करेंसी की सोल मैन्युफैक्चरर होती है, यानी गवर्नमेंट करेंसी इश्यूअर है और हम सब करेंसी यूजर्स हैं। सोल करेंसी इश्यूअर्स होने की वजह से करेंसी को प्रिंट और पब्लिश करने में गवर्नमेंट की मोनोपोली हो जाती है। करेंसी इश्यूअर के लिए ये जरूरी है कि वो ये प्रॉमिस ना करे कि वो करेंसी को गोल्ड या सिल्वर में चेंज करेंगे, और करेंसी इश्यूअर को लोन लेने से बचना चाहिए। जब एक कंट्री अपनी नॉन कन्वर्टेबल करेंसी क्रिएट करती है, यानी एक ऐसी करेंसी क्रिएट करती है जिसे सिर्फ डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, उस करेंसी को फॉरेन ट्रेड या मार्केट के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। और वो कंट्री जरूरत पड़ने पर दूसरी कंट्री से सिर्फ अपनी ही करेंसी में लोन लेती है, तो वो कंट्री मॉनेटरी सॉवरेनिटी को अटेन कर लेती है। यानी अगर हमारी कंट्री इंडिया किसी दूसरी कंट्री से इंडियन रुपीस में ही लोन ले, तो इसका ये मतलब होगा कि हमारी कंट्री को मॉनेटरी सॉवरेनिटी मिल गई है। वैसे हमारी कंट्री की करेंसी पार्शियल कन्वर्टेबल है। इसमें फॉरेन ट्रेड करने के लिए एक लिमिट लगी हुई है। जो कंट्रीज मॉनेटरी सॉवरेनिटी को अचीव कर लेती हैं, उन्हें हाउस होल्ड की तरह बजट बनाने की टेंशन नहीं होती है और वो अपनी करेंसी इशूइंग अथॉरिटी को यूज करके ऐसी पॉलिसीज बना सकती हैं जिससे फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी को मेंटेन किया जा सके। ऑथर कहती हैं कि इन सब चीजों को आप मनी मॉनेटरी थ्योरी यानी एमएमटी से समझ सकते हैं, और एमएमटी हर कंट्री में लागू हो सकता है। एमएमटी से हमें ये समझने में आसानी होती है कि एक कंट्री अपने एक्सचेंज रेट को क्यों फिक्स करती है, और एक्सचेंज रेट यानी एक करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना। एक्सचेंज रेट को फिक्स करके कंट्री अपनी मॉनेटरी सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करती है। मनी सॉवरेनिटी का मतलब गवर्नमेंट का मनी पर कंट्रोल। जब एक कंट्री जिसकी मॉनेटरी सॉवरेनिटी ना के बराबर हो और वो कंट्री अपने बजट में डिसिप्लिन ना बना पाए, तो उस कंट्री का बजट भी हमारी तरह ही फ्रेजाइल होता है। यानी मनी पर गवर्नमेंट का अगर कंट्रोल ना हो तो एक कंट्री का बजट डगमगाता रहता है और उनके ऊपर भी डेट आ जाती है। आपको ऐसी कंट्रीज मिलेंगी जो फाइनेंशियल डेट में है और उस डेट से वो बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं। वहीं अगर हम यूएसए जैसी कंट्रीज की बात करें तो यूएसए अपने सारे इंटरनेशनल ट्रेड के बिल्स टाइम पर भर देता है और इसी वजह से यूएसए की इकॉनमी एक ग्रोइंग इकॉनमी है। यूएसए ने कभी भी अपनी करेंसी नहीं छोड़ी और यूएसए हर ट्रेड को यूएस डॉलर में ही करता है। अगर यूएसए ऐसा नहीं करता तो उसकी हालत भी ग्रीस जैसी हो जाती, जिसने अपनी करेंसी ड्रैक्मा को छोड़कर यूरो में ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया। अमेरिका जैसी कंट्री फाइनेंस के लिए चाइना जैसी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है। जब एक कंट्री मॉनेटरी सॉवरेन होती है
तो वो कंट्री अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी और उनके वेलबींग को प्रायोरिटाइज कर सकती है। और जो कंट्री मॉनेटरी सॉवरेन नहीं होती है, वो कंट्री अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी और उनके वेलबींग के लिए कंसर्न रहती है। 1983 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि कंट्री के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बची है और सोर्स ऑफ इनकम के नाम पर उनके पास सिर्फ पब्लिक के कमाए हुए पैसे ही हैं। अगर लोग चाहते हैं कि कंट्री ज्यादा स्पेंड करे तो सिटीजन्स को ज्यादा टैक्स देना होगा। ये मार्गरेट थैचर का बताने का तरीका था कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी लिमिटेड हो चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे कभी कभी हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी लिमिटेड हो जाती है। पब्लिक मनी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मार्गरेट थैचर के स्पीच से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादा स्पेंडिंग करने के लिए गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे चाहिए और ये पैसे गवर्नमेंट को पब्लिक अपने पास से देगी। यानी अगर पब्लिक चाहती है कि गवर्नमेंट पब्लिक पर पैसे खर्च करे तो उस खर्चे के लिए पब्लिक को अपनी जेब से ही पैसे देने होंगे। जब कोई पॉलिटिशियन मार्गरेट थैचर जैसा स्टेटमेंट देता है तो उसका यही मतलब होता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि आप उससे कुछ ज्यादा डिमांड करें। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि आप उसे एम्प्लॉयमेंट की डिमांड करें, हेल्थ की डिमांड करें या फिर अच्छी एजुकेशन की डिमांड करें। ये एक साइलेंट तरीका होता है पब्लिक को चुप कराने का। हालांकि कुछ लोग ये जरूर मानते हैं कि गवर्नमेंट जितना ज्यादा हमसे टैक्स लेगी उतना ही ज्यादा हम पर स्पेंड करेगी, और ये बात हमारे पॉलिटिशियंस अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए वो अपनी स्पीच में इन बातों को ट्विस्ट करके बोलते हैं ताकि वो अपने लिए वोट बैंक बना सकें। एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन से ये प्रॉमिस किया था कि अमेरिकन मैक्सिकन बॉर्डर पर वॉल बनाने के लिए मेक्सिको को ही पे करना होगा। लेकिन अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेट्स का ये कहना था कि मेक्सिको को नहीं बल्कि सिटीजन्स को ही पे करना होगा। और ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेक्सिको बॉर्डर पर वॉल बनेगी तो उस वॉल को बनाने के लिए पैसे पब्लिक ही तो पे करेगी। हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट को अपने बिल्स पे करने के लिए हमारे पैसों की जरूरत होती है और हम खुद को पैट्रियोटिक मानते हैं जब हर साल हम अपना टैक्स पे करते हैं। हमें ये लगता है कि हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन हार्श ट्रुथ ये है कि टैक्स से आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट को हमारा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमें गवर्नमेंट के पैसे की जरूरत होती है। गवर्नमेंट पहले पैसे स्पेंड करती है, फिर उसके बाद बोरो करती है या फिर टैक्स इम्पोज करती है। और टैक्स इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि गवर्नमेंट करेंसी की डिमांड हो। गवर्नमेंट हमसे हमारे पैसे नहीं चाहती है, बल्कि गवर्नमेंट हमसे हमारा टाइम चाहती है ताकि हम गवर्नमेंट के लिए चीजों को प्रोड्यूस कर सकें, जैसे मिलिट्री, कोर्ट सिस्टम, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ब्रिजेस वगैरह। गवर्नमेंट यही चाहती है कि इससे पहले हम सब टैक्स दें, वो हमसे हॉस्पिटल्स, रोड्स बनवाने जैसे काम निकलवा ले और उस काम के बदले गवर्नमेंट हमें अपनी करेंसी दे और फिर उसी करेंसी को टैक्स के फॉर्म में वापस ले ले। और आपको ये बता दिया जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर टैक्स लिया जा रहा है। डेफिसिट मिथ यही है कि गवर्नमेंट हमारी तरह बजट नहीं बनाती है, बल्कि वो बजट के नाम पर करेंसी इशू करती है जो वो एक्चुअली स्पेंड करती है। हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि वो एक ऐसी कंट्री में रहे जहां महंगाई या इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो। देखा जाए तो थोड़ी बहुत महंगाई चलती है, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत महंगाई नहीं होगी तो एक कंट्री की इकोनॉमी हेल्थी नहीं होगी। लेकिन अगर महंगाई लोगों की इनकम के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ने लगे तो इससे लोगों की परचेजिंग पावर पर काफी असर आएगा। और जब लोगों की परचेजिंग पावर में कमी आने लगेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी गिरने लगेगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन तक आ जाती है, यानी महंगाई आसमान को छूने लगती है। ऑथर कहती हैं कि महंगाई को मेजर करने के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम जनरल सेंस के बेसिस पर ही महंगाई का अंदाजा लगाते हैं। जब सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं या जब रसोई गैस की कीमत बढ़ जाती है तो हमें लगता है कि महंगाई बढ़ने लगी है। महंगाई को हाई लेवल पर समझने के लिए हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई को समझना होगा। सीपीआई से ही आपको सही अंदाजा लग पाएगा कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस का जो स्टैंडर्ड बास्केट है उसका दाम कितना बढ़ा है। स्टैंडर्ड बास्केट में हर चीज इंक्लूडेड होती है, जैसे हाउसिंग, हेल्थ, फूड, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। कुछ लोग आपको ये भी लॉजिक देते नजर आएंगे कि अगर कुछ चीजें महंगी हुई हैं तो कुछ चीजें सस्ती भी तो हुई हैं। वैसे अगर आप क्लोजली देखेंगे तो आपको ये लॉजिक सही लगेगा कि वाकई में कुछ चीजें महंगी होने के साथ साथ कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं।
लेकिन जब आप ओवरऑल अपनी स्टैंडर्ड बास्केट को देखते हैं तो आपको चीजें महंगी ही नजर आएंगी। लोग महंगाई को लेकर इतने ज्यादा कंसर्न्ड इसलिए रहते हैं क्योंकि महंगाई उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नुकसान पहुंचाती है। उन्हें ये लगता है कि महंगाई उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नीचे लेकर जा रही है, और अगर आज वो अपनी स्टैंडर्ड बास्केट को अफोर्ड कर पा रहे हैं तो एक दिन शायद वो अपनी स्टैंडर्ड बास्केट को अफोर्ड ना भी कर पाएं। मोस्टली ये चीजें आपकी इनकम पर भी डिपेंड करती हैं। अगर महंगाई 5% से बढ़ती जा रही है और आपकी इनकम सिर्फ 2% से ही बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि आप 3% डेफिसिट पर हैं। और अगर हर साल इसी तरह का गैप आपकी इनकम और महंगाई में होता रहा तो फ्यूचर में आपके लिए अपनी स्टैंडर्ड बास्केट को अफोर्ड करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अक्सर हमारे सामने यही सवाल आता है कि आखिर महंगाई बढ़ती क्यों है, और महंगाई बढ़ने पर हम ऐसा क्या करें कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी खराब ना हो। वैसे कई इकोनॉमिस्ट को ये भी आइडिया नहीं है कि महंगाई क्यों बढ़ती है। हालांकि कई इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि बढ़ती टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही महंगाई बढ़ती जा रही है। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी व्यू है कि हर कंट्री की सेंट्रल बैंक अगर अपना काम सही से करे तो महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर सेंट्रल बैंक ये वार्निंग दे दे कि फ्यूचर में महंगाई बढ़ जाएगी तो शायद लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे और कम स्पेंडिंग करने लगेंगे। रियलिटी ये है कि किसी को भी आइडिया नहीं है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। नॉर्मली इकोनॉमिस्ट का ये बिलीफ है कि कॉस्ट पुश और डिमांड पुल की वजह से ही चीजें महंगी होती जाती हैं, और यही चीजें बाद में महंगाई को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट जॉन टी हार्वे का ये मानना है कि कभी कभी महंगाई एक्ट ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ पावर की वजह से भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर कहीं पर ड्राउट आ गया, यानी सूखा पड़ गया, और सूखे की वजह से क्रॉप्स की शॉर्टेज पड़ गई, या फिर क्रॉप्स खराब हो गई जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस बढ़ गए। जब फूड और एनर्जी की कॉस्ट में इंक्रीमेंट होता है तो ये डायरेक्टली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी बढ़ा देती हैं। ऐसे में चीजों के दाम भी और बढ़ जाते हैं। जब वर्कर्स अपने वेजेस को बढ़ाने की डिमांड करते हैं तब वर्कर्स की इस डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को बढ़ा देती है, और नतीजा ये होता है कि इससे महंगाई और बढ़ ही जाती है। और कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर देती हैं, और जिसका रिजल्ट यही होता है कि हमें ये लगने लग जाता है कि महंगाई बढ़ने लगी है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनके पास किसी पर्टिकुलर मेडिसिन का पेटेंट होता है। वो अक्सर ज्यादा प्रॉफिट के लिए मेडिसिन के प्राइस को बढ़ा देती हैं। नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन का ये मानना है कि महंगाई की वजह ज्यादा स्पेंडिंग है, यानी हम जितना ज्यादा स्पेंड करते जाएंगे महंगाई भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। यानी हमारे पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही महंगाई का रेशियो भी बढ़ता जाएगा। फ्रीडमैन का यह भी मानना था कि ऐसा सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट डिलिबरेटली करती है ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें। अगर लोग ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे तो प्रोडक्ट की डिमांड भी ज्यादा बढ़ेगी, और डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो सप्लाई भी ज्यादा बढ़ेगी, और सप्लाई जब ज्यादा होगी तो कंपनी को प्रोडक्शन भी ज्यादा करना होगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी को मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। फिर कंपनी को अपने यहाँ ज्यादा वर्कर्स हायर करने होंगे जिससे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। हालांकि फ्रीडमैन का यह भी कहना था कि अनएम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता है, और फ्रीडमैन ने इसे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा था। आगे ऑथर कहती हैं कि साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर सब वक्त के साथ खुद को इनोवेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इकोनॉमिस्ट उन्हीं पुराने तरीकों से महंगाई को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट इस बात के फेवर में हैं कि उन्हें इकोनॉमिक पॉलिसी में नए अप्रोचेस लाने चाहिए। वहीं कुछ इकोनॉमिस्ट का ये व्यू है कि अगर कंट्री की इकोनॉमी बेटर वे में रन करानी है तो कंट्री के सिटीजन्स को सैक्रिफाइस करना होगा, थोड़ा सा पेन सहना होगा। लेकिन ऑथर ये मानती हैं कि हमें एक ऐसी इकोनॉमी क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए जहां पर फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों का ही मिक्सचर हो, और जिससे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का पेस भी अच्छा हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। कई बार हमें ऐसे भी आर्ग्यूमेंट सुनने को मिल सकते हैं जहां पर लोग ये बोलते हैं कि सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट काफी है, लेकिन सोसाइटी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों को अपनी मैचिंग जॉब नहीं मिल पा रही है, और लोगों को ऐसी जॉब करनी पड़ रही है जो उनके प्रोफाइल और उनकी एजुकेशन से मैच नहीं होती हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है जहां पर वर्कर खुद ही जॉब करने से मना कर देता है क्योंकि उसे ये लगता है कि वो पर्टिकुलर जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड है,
और कभी कभी इसका अपोजिट भी होता है, जहां पर वर्कर के पास स्किल्स की कमी होती है और वो अपनी जॉब को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। यानी दोनों ही केसेस में हम कह सकते हैं कि जॉब्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन उस जॉब को करने के लिए लोग अवेलेबल नहीं है। और अगर लोगों के अंदर राइट स्किल्स होती और उनकी एजुकेशन प्रॉपर होती तो शायद हर एक के पास प्रॉपर जॉब होती। नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट विलियम विकरी का ये मानना है कि जब जॉब इनसफिशिएंट होती है तो जॉब पाना म्यूजिकल चेयर जैसा होता है, जिसका फायदा रिक्रूटिंग एजेंसीज उठाती हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर लोगों को जॉब दे देती हैं। इसी वजह से कभी कभी किसी अच्छी जॉब पर भी अनक्वालिफाइड कैंडिडेट हायर हो जाता है। देखा जाए तो सच्चाई यही है कि हमने अपनी गवर्नमेंट को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। हमारी गवर्नमेंट टैक्सेस के सिस्टम को बदल नहीं सकती है और गवर्नमेंट इकोनॉमी में डायरेक्ट अपने पैसे स्पेंड कर नहीं सकती है। इसलिए गवर्नमेंट की कोशिश यही रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट से बोरोइंग और स्पेंडिंग बढ़ेगी और बोरोइंग और स्पेंडिंग से इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। जो इकोनॉमिस्ट एमएमटी को मानते हैं, उनका ये मानना है कि स्पेंडिंग पर एक लिमिट होती है और अगर चीजों पर लिमिट से ज्यादा स्पेंड कर दिया जाए तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि आपने इन्फ्लेशन यानी महंगाई को इन्विटेशन दिया। सोसाइटी ने प्रेशर भी क्रिएट करके रखा है कि स्पेंडिंग करने के लिए एम्प्लॉयमेंट होना भी जरूरी है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप बहुत ज्यादा स्पेंडिंग नहीं कर सकते हैं। इससे सोसाइटी या यूं कहें गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को एक ऐसी चीज बना दिया है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो आप स्पेंड भी ज्यादा करेंगे और स्पेंडिंग ज्यादा करने से आप इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे और इन्फ्लेशन इकोनॉमी को हैम्पर करेगी। इसलिए इकोनॉमी को हैम्पर करने से बेहतर है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड ही ना किया जाए। मनी मॉनेटरी थ्योरी यानी एमएमटी का एम ये है कि पब्लिक की पावर को जितना ज्यादा हो सके बढ़ाया जाए और कंट्री की इकोनॉमी को इस तरह बढ़ाया जाए जहां पर सभी लोग अपनी पावर को प्रॉपर और सही तरीके से यूज कर सकें। जिस तरह से स्पाइडरमैन मूवी का एक डायलॉग था कि ग्रेट पावर के साथ साथ हमारे पास ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर स्पाइडरमैन अपनी पावर का यूज नहीं करता तो लोग उसकी पावर पर यकीन ही नहीं करते। और एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में ये पावर हम सब के पास है, लेकिन पॉलिटिशियंस हमें हमारी पावर को यूज करने से रोक देते हैं। हमें ओवर स्पेंडिंग की तरफ जानबूझ के पुश किया जाता है ताकि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके अंदर जॉब को लेकर क्रेविंग और ज्यादा हो और जो एम्प्लॉयड हैं उन्हें भी मजबूरी में आकर स्पेंडिंग करनी पड़े। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए भी करती है क्योंकि जितनी ज्यादा स्पेंडिंग होगी लोग उतना ही टैक्स के लिए लायबल भी होंगे। जितना ज्यादा टैक्स उतना ही गवर्नमेंट का फायदा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दूसरा मिथ ये है कि ओवर स्पेंडिंग की वजह से ही डेफिसिट क्रिएट होती है, जबकि रियलिटी ये है कि हम महंगाई की वजह से ही ज्यादा खर्च करते हैं और ये महंगाई कभी कभी डिलिबरेटली क्रिएट की जाती है। अक्सर छोटी छोटी कंट्रीज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए बड़ी बड़ी कंट्रीज से लोन लेती हैं और उस लोन को अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए लगाती हैं। बड़ी कंट्रीज इन छोटी कंट्रीज को एक डिसाइडेड टाइम के लिए ही लोन देती हैं और उस डिसाइडेड टाइम पर लोन ना चुकाने की वजह से कंट्रीज पर डेट बढ़ जाता है और डेट बढ़ने पर छोटी कंट्रीज को अपने एसेट्स को सेल करना पड़ता है। नेशनल डेट एक ऐसा इश्यू है जिसके बारे में सोचकर ज्यादातर सिटीजन्स डर जाते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कंट्री बुरी तरह से डेट में आ जाए और पूरी कंट्री में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाए और लोगों को बेसिक नीड्स के लिए ही स्ट्रगल करना पड़े। आप जब न्यूज देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको यही न्यूज देखने को मिलती है कि आपकी कंट्री डेट में आ गई और अब जल्द ही आपकी कंट्री में इकोनॉमिकल डिजास्टर आने वाला है। और चाहे वो स्ट्रीट्स हों या सोशल मीडिया, हर जगह इसी डिजास्टर के बारे में डिस्कस किया जाता है और लोग ये बोलने लग जाते हैं कि नेशनल डेट की वजह से हमारी कंट्री की सिक्योरिटी रिस्क पर है। पर सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेशनल डेट इतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना कि लोगों ने इसे बना दिया है। देखा जाए तो हर कंट्री पर डेट है, चाहे वो कितनी भी डेवलप्ड क्यों ना हो। बिना डेट के कोई भी कंट्री काम ही नहीं कर सकती। अक्सर पॉलिटिशियन डेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके अंदर एक डर पैदा कर सकें। आपके अंदर मैग्नम फोबिया क्रिएट कर दिया जाता है, यानी नंबर का डर डाल दिया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि आपकी कंट्री पर 10,000 करोड़ का डेट है। जब आप ये सुनते हैं तो आपके अंदर डर आने लगता है। आप ये सोचने लगते हैं कि इस डेट को कंट्री कैसे पे करेगी।
कहीं वाकई में आपकी कंट्री गरीब ना हो जाए। और रियलिटी में इस तरह के नंबर से ना तो डेट लेने वाली गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है और ना ही देने वाली गवर्नमेंट को ही फर्क पड़ता है। ऑथर बताती हैं कि यूएस के कांग्रेशनल बजट ऑफिस ने 2015 से 2025 का एक बजट आउटलुक निकाला था और उसमें बताया था कि 2025 में कंट्री पर जो ग्रॉस फेडरल डेट होगा वो 27.3 ट्रिलियन डॉलर का होगा। लेकिन कमिटी के चेयरमैन माइक एनजी का ये मानना था कि पब्लिक के सामने इस तरह से नंबर नहीं रखने चाहिए, यानी डेसिमल का यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि 27.3 की जगह 27 बिलियन 300 मिलियन इस तरह से लिखना चाहिए। जितना बड़ा आप नंबर लिखेंगे पब्लिक डेट को उतना ही बड़ा समझेगी। माइक एनजी खुद बिजनेसमैन थे, इसलिए उन्हें ये मार्केटिंग स्किल्स अच्छे से पता थी कि किस तरह से पब्लिक के माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। एनजी का ये तरीका था वोटर्स को इमोशनली इन्फ्लुएंस करने का। वोटर्स को इस तरह से इमोशनल करके ये बताना था कि कंट्री की फाइनेंस की सिचुएशन बेहतर नहीं है और कंट्री को एज अ सिटीजन आपसे उम्मीदें हैं। जब एक पॉलिटिशियन इस इमोशनल तरीके से हमारे अंदर फियर क्रिएट कर सकता है तो वो इस फियर को अपना वेपन बनाकर कुछ भी कर सकता है। वहीं अगर हम एमएमटी की बात करें तो एमएमटी में हमें ये बताया गया है कि हमें अपने डेट को फिक्स नहीं करना चाहिए। डेट इकोनॉमी का एक इंटीग्रल पार्ट है, बल्कि हमें अपनी थिंकिंग को फिक्स करना चाहिए। जब गवर्नमेंट आपको नेशनल डेट के बारे में बताती है तो आप भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इसका फायदा उठाकर गवर्नमेंट आपको देने वाली कई फैसिलिटीज को कट कर देती है, चाहे वो आपको मिलने वाली सब्सिडी हो या फिर आपको मिलने वाला पेंशन या फिर आपको मिलने वाली सैलरी ही क्यों ना हो। और हमें ये लगने लग जाता है कि अब हम डेट में हैं, इसलिए हम अच्छी चीजें नहीं ले सकते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम डेट में हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम चीजों को एंजॉय ना करें। मोस्टली गवर्नमेंट यही चाहती है कि सिटीजन्स को चीजों को एंजॉय ना करें और ना ही गवर्नमेंट से चीजों की डिमांड ही करें। एक्स यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने फार्गो नॉर्थ डकोटा में दी गई कैंपेनिंग स्पीच में कहा था कि यूएसए पूरी तरह से बैंक ऑफ चाइना के क्रेडिट कार्ड पर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से यूएसए पर ट्रिलियन डॉलर का डेट आ गया है। ओबामा का इतना ही कहना था कि लोग एंग्शियस हो गए। जाहिर है कि जब आप घर या कार लेने के लिए डेट लेते हैं तो आप उस वक्त टेंशन में आ जाते हैं कि आप अपने डेट को कैसे रीपे करेंगे और किस तरह से ईएमआई को पे करेंगे। आपको हर वक्त इसी की टेंशन रहती है। वहीं जब कंट्री पर डेट की बात आ जाए, वो भी ऐसी कंट्री से डेट लेने की बात हो जिसे आप एनिमी की तरह लेते हो, उस कंट्री की डेट आप पर हो तो ये आपके लिए काफी है कि आप एंग्शियस हो जाएं और टेंशन में आ जाएं। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, स्पेशली बात जब इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर की हो। लेकिन एज अ सिटीजन आपको अगर ये मालूम हो कि अपने बिल्स की पेमेंट करने के लिए आपको दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट होना पड़ता है तो आपको डेफिनेटली कंसर्न महसूस होगा। कहीं ना कहीं इस डेट की वजह से चाइना के पास यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं और 2019 की रिपोर्ट्स की माने तो चाइना ने 1.1 ट्रिलियन का यूएस ट्रेजरीज का बॉन्ड अपने पास होल्ड किया हुआ है। ये डेट ट्रेडिंग से ही शुरू होता है। चाइना ये डिसाइड करती है कि वो अपने यहाँ प्रोड्यूस होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स को बाहर की कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए में सेल करेगी और यूएसए भी यही करता है। जो अपने यहाँ प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट्स होते हैं उसे बाहर की कंट्रीज में सेल करता है। लेकिन अगर चाइना से कंपैरिजन करें तो यूएसए कम एक्सपोर्ट करता है। अगर हम 2018 की रिपोर्ट्स की माने तो यूएसए ने 120 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स चाइना में एक्सपोर्ट किए, वहीं चाइना ने 540 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट यूएसए में किया। यानी चाइना ने 420 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स सरप्लस में यूएसए को एक्सपोर्ट किए और यहीं पर यूएसए ट्रेड डेफिसिट में आ जाता है। यूएस अपनी पेमेंट डॉलर में ही करता है और जो भी पेमेंट होती है वो चाइना के सेंट्रल बैंक में चला जाता है और चाइना के पास सरप्लस अमाउंट में डॉलर आता है और चाइना फिर उसी डॉलर का यूज करके इंटरनेशनल मार्केट्स में दूसरे प्रोडक्ट्स को खरीदता है और चाइना ने उसी सरप्लस डॉलर से यूएस ट्रेजरीज के बॉन्ड भी खरीद लिए। ऑथर कहती हैं कि ओबामा ने लोगों को ये नहीं बताया कि डॉलर यूएसए ही प्रोड्यूस करता है और चाइना से यूएसए ने कुछ भी उधार नहीं लिया, बल्कि चाइना को डॉलर सप्लाई किया है और चाइना ने उस डॉलर का यूज बॉन्ड को खरीदने में लगा दिया। ओबामा ने नेशनल क्रेडिट कार्ड जैसे वर्ड्स का यूज करके लोगों के इमोशन से खेला, जबकि सही मायने में कोई नेशनल डेट है ही नहीं। देखा जाए तो चाइना यूएस ट्रेजरीज को होल्ड करने वाला सबसे बड़ा फॉरेन होल्डर है और अगर इसकी टोटल परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखें तो चाइना ने लगभग 7% से भी कम
यूएस ट्रेजरीज को होल्ड किया है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चाइना के पास एडवांटेज है और वो कभी भी अपनी होल्डिंग को बेच सकता है, और अगर चाइना ने अपनी होल्डिंग सेल कर दी तो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड के प्राइस बुरी तरह से गिर जाएंगे। वैसे चाइना भी नहीं चाहती है कि वो डॉलर जैसे एसेट्स को अपने हाथ से जाने दे, और यूएस एक तरह से उसका अच्छा बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि यूएस से उसे सरप्लस डॉलर मिल रहा है। तो यूएस से अपनी ट्रेड को खराब करके वो अपनी इकोनॉमी को खराब नहीं करना चाहता है, और अपने ट्रेड को बचाने के लिए चाइना को यूएस ट्रेजरीज को होल्ड करके रखना ही होगा। मेकिंग सेंस ऑफ द डॉलर के ऑथर मार्क चैंडलर का ये कहना है कि जून 2016 से नवंबर 2016 तक चाइना ने अपनी यूएस ट्रेजरीज होल्डिंग का 15% रिड्यूस किया था, और होल्डिंग पर जो भी यील्ड थी, यानी जो भी अर्न्ड इंटरेस्ट था, वो लगभग अनचेंज्ड था। यानी चाइना को यूएस ट्रेजरीज होल्डिंग से बहुत ज्यादा कमाई नहीं हुई है। वैसे चाइना यूएस जैसी कंट्री के साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे की जरूरत हैं। 2010 में ग्रीस ने अपनी मॉनेटरी सॉवरेंटी को खो दिया था और अपनी करेंसी ड्रैक्मा की जगह यूरो यूज करने लगा था। इससे ग्रीस गवर्नमेंट का जो भी डेट था वो रीडोमिनेट होकर यूरो में आ गया था। यानी अब ग्रीस को अपना डेट यूरो में क्लियर करना था। इससे नुकसान ग्रीस को ही हुआ, क्योंकि ग्रीस तो यूरो इशू करती ही नहीं है। यानी जिस भी कंट्री के ऊपर डेट है उसे अपनी डेट को क्लियर करने के लिए अपनी ही करेंसी का यूज करना चाहिए, क्योंकि एक कंट्री अपनी करेंसी को खुद ही इशू कर सकती है, और जरूरत पड़ने पर वो अपनी मार्केट में ज्यादा करेंसी इशू करके प्रॉफिट अर्न कर सकती है। लेकिन फॉरेन की करेंसी को इशू ना कर पाने की वजह से कंट्री और ज्यादा लॉस में चली जाती है। यूएस जैसी कंट्री कभी भी नेशनल डेट में नहीं आ सकती है, क्योंकि यूएस खुद अपनी करेंसी को प्रिंट करती है और इशू भी करती है। और ग्रीस इतने डेट में इसलिए चला गया क्योंकि ग्रीस ने अपनी करेंसी को प्रिंट करने का पावर खो दिया। और जब आप अपनी करेंसी को प्रिंट करने का पावर खो देते हैं या अपनी करेंसी को इशू नहीं करते हैं तो आप डेट प्रॉब्लम में आ ही जाते हैं। इसलिए जो कंट्री इंटरनेशनल मार्केट्स में डेट या यूं कहें डेफिसिट पे करने में अपनी करेंसी का यूज करती है, वो कंट्री कभी भी नेशनल डेट में नहीं जा सकती है। इसलिए नेशनल डेट पूरी तरह से एक मिथ है। इसलिए अगर कोई पॉलिटिशियन ये कहे कि आपकी कंट्री डेट में है और आपकी कंट्री अपनी खुद की करेंसी इशू करती है, तो आप ये समझ जाइएगा कि आपका पॉलिटिशियन आपको डरा रहा है। इकोनॉमी को लेकर हमें कई सारे मिथ्स बताए गए हैं, जैसे गवर्नमेंट का बजट घर के बजट जैसा ही होता है और हमारी कंट्री पर काफी ज्यादा लोन है जो उसे चुकाना है। ये सब मिथ्स बेसिकली मैस कंजम्पशन के लिए बने होते हैं, क्योंकि हर किसी को इकोनॉमी की डीप नॉलेज नहीं होती है, और इन मिथ्स को बताकर लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी की जाती है। इन मिथ्स को इस तरह से हमारे सामने रखा जाता है जिसे सुनकर हम एंग्शियस हो जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। इन मिथ्स को ऐसे दिखाया जाता है जिससे कि ये न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर के लिए सेंसेशनल न्यूज बने। ऑथर कहती है कि क्राउडिंग मिथ के अकॉर्डिंग फिस्कल डेफिसिट कैप पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बोरोइंग की जरूरत होती है, और गवर्नमेंट बोरोइंग के लिए कई सारे लोग आ जाते हैं जिन्हें गवर्नमेंट से फंडिंग चाहिए होती है। देखा जाए तो हर किसी के पास लिमिटेड सेविंग है और इसी वजह से बोरोइंग की कॉस्ट हाई होती जाती है। कई प्राइवेट बिजनेस को फंड नहीं मिल पाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मोस्टली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फेल होने की वजह से फ्यूचर में कम फैक्ट्रीज और मशीनरी अवेलेबल रहती हैं, और जब कम फैक्ट्रीज और मशीनरी अवेलेबल रहती हैं तो कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स भी कम हो जाते हैं, और इस वजह से कम प्रोडक्टिव वर्कफोर्स और स्लो वेज ग्रोथ होती है, और फिर बाद में यही चीज इकोनॉमी को भी स्लो कर देती है। क्राउडिंग मिथ ये डिपिक्ट करती है कि कंट्री की प्रोग्रेस में गवर्नमेंट डेफिसिट एक विलन का रोल प्ले करती है। यानी अगर गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी या प्लान में किसी भी तरह का डेफिसिट आया तो इसका मतलब यही हुआ कि कंट्री की इकोनॉमी खराब होती जा रही है। इकोनॉमी में सेविंग्स को एक ब्लेसिंग की तरह लिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी सेविंग के थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को फंड करती है, और जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी भी प्रॉस्पेरस होती जाती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास खुद की सेविंग ही नहीं होगी, गवर्नमेंट अगर फंड डेफिसिट में होगी, तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को फंडिंग कर नहीं पाएगी, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स स्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे, और स्टैब्लिश ना होने पर कंट्री की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी।
यानी ओवरऑल गवर्नमेंट डेफिसिट की वजह से हमारी इकोनॉमी हैम्पर हो सकती है, यानी हमारी इकोनॉमी खराब हो सकती है। फिस्कल डेफिसिट्स और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को टेंशन ही समझा जाता है, और फिस्कल डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बोरोइंग की हेल्प ली जाती है ताकि प्राइवेट इंडस्ट्री सेटल हो सके और इकोनॉमी में अपना एक वाइटल कंट्रीब्यूशन दे। जो गवर्नमेंट के लिए रेड इंक होती है वो हमारे लिए ब्लैक इंक होती है। यानी अगर गवर्नमेंट हमें कोई चीज एक्सपोर्ट कर रही है तो हमारे नजरिए से वही चीज हमें इंपोर्ट हो रही है। गवर्नमेंट उसे एक्सपोर्ट कहेगी और हम उसे इंपोर्ट कहेंगे। गवर्नमेंट का जो डेफिसिट होता है वो एक्चुअल में हमारा सरप्लस होता है, और गवर्नमेंट ये कहती है कि हम सब डेफिसिट में हैं। एक्चुअली हम सब डेफिसिट में नहीं होते, सिर्फ गवर्नमेंट होती है डेफिसिट में। एज अ सिटीजन हम सब सरप्लस में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी हमें 100 रुपए में पहुंचाई और गवर्नमेंट ने उस 100 रुपए के बदले में हमसे 90 रुपए टैक्स में लिए, तो गवर्नमेंट 10 रुपए के डेफिसिट में हुई और हम 10 रुपए के सरप्लस में हुए। एक्चुअल में फिस्कल डेफिसिट्स का यही कॉन्सेप्ट होता है, गवर्नमेंट का लॉस हमारा फायदा। ऑथर कहती है कि फाइनेंशियल आउटफ्लो को फाइनेंशियल इनफ्लो बनना पड़ता है। इनफ्लो को आउटफ्लो के स्टॉक्स का एसेट्स बनाना होता है और आउटफ्लो को इनफ्लो के स्टॉक्स को एसेट्स बनाना होता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक बाथटब है और उस बाथटब में आप पानी भर रहे हैं। जिस स्पीड से नल से आप पानी भर रहे हैं और उसी स्पीड से टब में से पानी भी बाहर निकल रहा है। यानी पानी भरने की स्पीड और पानी बाहर निकलने की स्पीड अगर सेम है तो आप कभी भी अपना टब भर नहीं पाएंगे। अगर आपको टब को भरना है तो आपको वाटर टैप की स्पीड को बढ़ाना होगा और पानी निकलने की स्पीड को कम करना होगा। गवर्नमेंट भी यही कर रही है। गवर्नमेंट हमारे टब में 100 रुपए डाल रही है और उस टब से 90 रुपए निकाल रही है और हमारे पास उस टब में 10 रुपए ही बच रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट से हमारी सेविंग कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती ही है। अगर हर साल गवर्नमेंट इसी तरह हमारे टब में 10 रुपए डालती रहे तो धीरे धीरे यही 10 रुपए हमारी वेल्थ में जुड़ते जाएंगे और हमारी सेविंग बढ़ती जाएंगी। मनी मॉनेटरी थ्योरी यानी MMT हमसे कहती है कि हमें बजटरी आउटकम पर नहीं बल्कि इकोनॉमिक आउटकम पर फोकस करना चाहिए। और अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो फिस्कल डेफिसिट्स इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट से इकोनॉमी बैलेंस होती है। हालांकि हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जो फिस्कल डेफिसिट्स हों वो ना ज्यादा हों और ना ही कम। ज्यादा स्पेंडिंग करना और ज्यादा टैक्स लगाना भी एक प्रॉब्लम है। इमेजिन करें कि बाथटब से पानी बाहर निकलने का रास्ता ना हो और बाथटब में पानी भरता ही जा रहा हो और फिर एक ऐसा टाइम आए जहां पर बाथटब में ओवरफ्लो होने की वजह से पानी बाहर निकलता चला जाए। इसी तरह अगर आप स्पेंडिंग ही करते जाएंगे और टैक्स नहीं भरेंगे तो इससे इकोनॉमी ओवरहीट हो जाएगी और महंगाई हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए सही डेफिसिट वही है जिसमें इकोनॉमी बैलेंस तरीके से चलती रहे। 1998 से 2001 तक क्लिंटन सरप्लस को लागू किया गया था। इसमें गवर्नमेंट 90 रुपए स्पेंड करके पब्लिक से 100 रुपए टैक्स ले रही थी। 1998 से पहले गवर्नमेंट काफी ज्यादा डेफिसिट में आ चुकी थी और इस डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए ही क्लिंटन सरप्लस का यूज करके फिस्कल डेफिसिट्स को फिस्कल सरप्लस बनाया गया। यानी जो गवर्नमेंट की ब्लैक इंक थी वो रेड इंक बन गई थी। क्लिंटन सरप्लस की वजह से पब्लिक के टब में या बकेट में जो भी सेव हो रहा था वो सब स्पेंड हो जा रहा था, और जो क्राउडिंग मिथ था कि फिस्कल डेफिसिट से हमारी सेविंग कम होती है वो मिथ बर्स्ट हो गया था। फिस्कल डेफिसिट से नहीं बल्कि फिस्कल सरप्लस से हमारी जेबों पर असर पड़ रहा था और हमारी सेविंग में कमी हो रही थी। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट आपको ये नहीं बताते हैं, और जब भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं तो वो आपको हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन यानी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट के करंट फाइनेंशियल बैलेंस के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है ये आपको इकोनॉमिस्ट नहीं बताते हैं। पॉलिटिशियंस और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको टेरराइज करते हैं और आपको एक ह्यूज डेफिसिट नंबर बता देते हैं। आपको ये बता दिया जाता है कि गवर्नमेंट $1 बिलियन के फिस्कल डेफिसिट्स में है, क्योंकि आपको इकोनॉमी की इतनी नॉलेज तो होती नहीं है। और जब आप इतना ह्यूज नंबर सुनते हैं तो आपके माइंड में यही होता है कि जरूर गवर्नमेंट को लॉस हुआ होगा, और गवर्नमेंट को लॉस हुआ होगा इसका मतलब आपको भी लॉस हुआ ही होगा। एक्सपर्ट्स आपसे ये बात कभी नहीं शेयर करते हैं कि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल बैलेंस से आपको क्या फायदा मिल रहा है। मनी मॉनेटरी पॉलिसी ये एक्सप्लेन करती है कि गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक्स में रिजर्व बैलेंस को क्रेडिट करके ही स्पेंडिंग करती है
और प्राइवेट बैंक के रिजर्व बैलेंस को सिटीजन्स ही भरते हैं जब वो गवर्नमेंट से मिली पेमेंट अपने प्राइवेट बैंक में जमा करते हैं। इसे इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपको 100 रुपए दिए और आपने उस 100 रुपए को अपने किसी प्राइवेट बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया और वही प्राइवेट बैंक आपके 100 रुपए को गवर्नमेंट को दे देता है ताकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर सके। आपको ये पता ही नहीं चलता है कि गवर्नमेंट आप पर टैक्स लगाकर अपने दिए गए 100 रुपए को वापस ले लेती है। ऑथर आगे कहती हैं कि यूएस गवर्नमेंट कभी कभी अपने फिस्कल डेफिसिट्स को कवर करने के लिए अपने ही गवर्नमेंट बॉन्ड को प्राइवेट मार्केट में बेच देती है। ट्रेजरीज डिपार्टमेंट उतनी ही क्वांटिटी में बॉन्ड सेल करती है जितना कि फिस्कल डेफिसिट्स कवर करने में काम आए। यानी अगर $1 बिलियन से फिस्कल डेफिसिट्स कम होगा तो गवर्नमेंट $1 बिलियन के ही बॉन्ड सेल करती है और ये ट्रेजरीज ऑफिशियल्स ही डिसाइड करते हैं कि कितने बॉन्ड सेल करने हैं और बॉन्ड सेलिंग ऑक्शन में कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे। ट्रेजरीज ऑफिशियल ही ऑक्शन की डेट भी डिसाइड करते हैं और सिक्योरिटीज की फेस वैल्यू भी ऑफिशियल्स ही डिसाइड करते हैं। बॉन्ड सेल करके ये इल्यूजन इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी को स्मूथली रन करने के लिए और फाइनेंस को संभालने के लिए सेवर की जरूरत पड़ गई है या गवर्नमेंट को प्राइवेट लेंडर से बोरो करने की जरूरत पड़ गई है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जो भी कंट्री करेंसी इश्यूअर होती है उसे कभी भी किसी से अपनी ही करेंसी में पैसे बोरो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर बोरो करने की जरूरत भी पड़ गई तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर मिलने वाले इंटरेस्ट के थ्रू ले सकती है। हालांकि कुछ इन्वेस्टर्स बॉन्ड पर हाई इंटरेस्ट की डिमांड करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा इंटरेस्ट रेट लो ही रखती है। सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि गवर्नमेंट डेफिसिट से इकोनॉमी की ग्रोथ रुकती नहीं है। इसे बेसिकली एक मिथ बना दिया गया है और ये भी एक मिथ है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से मनी बोरो कर रही है। गवर्नमेंट को बोरो करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली उस गवर्नमेंट को जो खुद अपनी करेंसी इशू कर रही है। गवर्नमेंट को जब भी फिस्कल डेफिसिट्स होते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि हमारी सेविंग बढ़ रही है और ऐसे में गवर्नमेंट आपको अपने फिस्कल डेफिसिट्स को लेकर कंसर्न दिखाई देंगी। वहीं जब फिस्कल सरप्लस होता है तो इसका ये मतलब होता है कि हमारी सेविंग कम होती जा रही है। इसलिए गवर्नमेंट